So, in the last class we were doing केमिकल बॉन्डिंग और उसमें हम लोगों ने देखा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. सो वी केम अप टू द पॉइंट जहाँ पर वी वर टॉकिंग अबाउट the pi bonds and sigma bonds, right? So let's do that once again कि pi bond और sigma bond कैसे बनता है. We were talking about the number of bonds and electronic arrangement, right? So हम लोगों ने कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा था, जैसे CO2 का देखा था, right? CO2 में जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा between carbon and oxygen, that will be a sigma bond, or after that each bond will be a pi bond, right? So this is sigma bond, and this is pi bond, and this is pi bond. ठीक है. So यहाँ से अगर हम लोग एक टास्क कैरी आउट करते हैं कि इन CO2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 2, right? And number of pi bonds are also 2. Okay. और अगर हम लोग फर्दर और मूव करते हैं तो देखिए C2H4. ओके. C2H4 में अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखें तो देखिए C और C के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं. एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा जो होगा वो पाई होगा. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें सिंस दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा. तो अगर हम लोग यहाँ से अब कैरी आउट करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन C2H4, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ये हो जाना चाहिए, है ना, 6 या 5 नहीं, और पाई बॉन्ड कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए. ठीक है. सो सिमिलरली नीचे आते हैं हम लोग N2 में. N2 में भी देखिए N ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, एंड मैक्सिमम यू कैन सी कि नाइट्रोजन का जो 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसमें बस 3 ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पार्ट ले रहे हैं पर नाइट्रोजन. अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं कि नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आएगा इन द आउटर मोस्ट शेल. 5 पहले से थे और 3 शेयर किया गया है, तो ये जो 3 इस नाइट्रोजन का है, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले नाइट्रोजन का, और राइट हैंड साइड वाले नाइट्रोजन का भी 3 है. ठीक है. तो ओवरऑल ये जो सर्कल है, ये सर्कल इज शोइंग कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें भी हम लोग एक टास्क कैरी आउट कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें ये देखें कि सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है, तो 2 पाई बॉन्ड्स होंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा. ठीक है. तो इसमें भी अगर हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखें तो वो हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे तो वो हो जाएगा 2. ठीक है. तो हम लोग ये इसके बारे में बात कर रहे थे कि एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो हमारा सिग्मा होगा, एंड आफ्टर दैट एवरी बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड. सिमिलरली जैसे हम लोग C2H2 में अगर देखें तो C2H2 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर हम काउंट करते हैं तो पहले तो नंबर ऑफ सिग्मा काउंट कर लेते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है. कार्बन और कार्बन के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बना होगा वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी के जो दोनों बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड्स होंगे. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ से आ गया हमारे पास 3, एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ गया हमारे पास 2. ठीक है. अब आते हैं इस डिस्कशन पे कि लुईस रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है सिंपल मॉलिक्यूल्स का.
तो जैसे इफ यू टॉक अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इट इज बेस्ड ऑन द नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर मोस्ट शेल, उनकी वजह से नोबल गैसेस आर क्वाइट इनर्ट एंड दे डू नॉट रिएक्ट, right? So the Lewis dot structures provide a picture of bonding in molecules and ions in terms of the shared pairs of the electron and the octet rule. Right? The octet rule क्या suggest करता है हमें? Octet rule suggest करता है कि in a molecule या in a compound, every atom will try to make its outer electronic configuration or valence shell electronic configuration equal to its nearest noble gas. That means 8 electrons overall. And also the Lewis dot structure can be written by adopting the following steps. कैसे लिखते हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है? First of all, we have to write down the total number of electrons required for writing the structure or obtained by adding the valence shell electrons of the combining atoms. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग CO2 लिख रहे हैं तो कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के टोटल 2 ईच फॉर ऑक्सीजन, जो शेयर हो रहे हैं उसको काउंट करना है, ठीक है? तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से वो 2 शेयर करेगा, बिकॉज अगर वो 2 शेयर करता है तो देन फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो 8 हो जाएगा। समझ रहे हो कि 6 इलेक्ट्रॉन से 6 में अगर मैं 2 शेयर करता हूं तो 2 शेयर करने से मुझे 2 और मिलेगा, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 हो जाएगा एंड दस द ऑक्टेट ऑफ द ऑक्सीजन विल बी कंप्लीटेड। सिमिलरली कार्बन में अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन का अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसे 4 एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे फ्रॉम अदर एटम्स, सो दैट्स व्हाई दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट? सो जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर हम लोग अनायंस की बात करें तो ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन, राइट? सो नेगेटिव चार्ज इज इन अ वे अ टाइप ऑफ अ लोन पेयर, ठीक है? अगर मान लो मैं कार्बन पे या फिर CO3 माइनस लिखता हूं तो जो नेगेटिव चार्ज है दैट नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटिंग एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और दैट इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट इन पेयर्स, राइट? और वो पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। सिमिलरली अगर कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन्स आपने उससे निकाल लिया है, राइट? सो इट इज अ सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग NH4 प्लस मिले तो 1 पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ द न्यूट्रल एटम्स, तभी यहाँ पे एक पॉजिटिव आया है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हम लोग देखेंगे बाद में। नेक्स्ट है जैसे कि इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं पता चल रहा होता है कि सेंट्रल एटम क्या है, तो अभी के लिए हमारे लिए ये दिस इज क्वाइट ओल्ड मेथड, ये मॉडर्न एस्पेक्ट नहीं है इसका। सो अकॉर्डिंगली जब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो भी पॉस्टुलेट्स है वो दिया गया होगा, उस टाइम पे लुईस ने ये बोला कि जो हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम लोगों को सेंट्रल एटम रखना पड़ेगा। सो इट इज इन अ जनरल वे, इट इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन, राइट? कि मैंडेटरी नहीं है, राइट? सो सिमिलरली जैसे हम लोग NF3 देखें या CO3 माइनस देखें तो नाइट्रोजन और कार्बन इनमें जो है वो सेंट्रल एटम होंगे। सेंट्रल एटम क्या होगा कि सेंट्रल एटम के अराउंड दूसरे एटम्स जो हैं वो उसको सराउंड करके रखेंगे और सेंट्रल एटम से ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है? सो देयर विल बी मेनी मल्टीपल बॉन्ड्स, या फिर ऐसा कहो कि मेनी बॉन्ड्स कमिंग आउट फ्रॉम द सेंट्रल एटम, ठीक है? तो सेंट्रल एटम के पास जो है वो 4 हो सकता है, जैसे इन केस ऑफ मीथेन CH4 कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन टेंड टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स, जैसे H2 अगर हम लोग लिखते हैं तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा होता है, राइट? हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहे होते हैं, फाइन। Similarly, the remaining electron pairs after sharing are either utilized for multiple bonds or remain as a lone pair, ठीक है? इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया था। जो बच गए इलेक्ट्रॉन्स आपके वो इधर मल्टीपल बॉन्ड्स में जाएंगे या फिर लोन पेयर्स में जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल H2 के लिए देखिए, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसमें एक हाइड्रोजन का ही एक ऐसा केस है जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, बट रादर इट इज कंप्लीटिंग इट्स डुप्लेट, ठीक है? क्योंकि इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, दैट हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, राइट? सो सिमिलरली अगर हम लोग और देखें ऑक्सीजन O2 का देखिए, जैसे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल O2 में, राइट?
और इसका ये जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। सो कम्प्लीटली अगर हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दिखाना चाहते हैं कि उसने एक बॉन्ड बनाया है, तो दिस सिंगल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन में अगर हम लोग ऐसे लाइन बन ड्रॉ कर दे तो these lines are representing bonds and each line is representing 2 electrons. So overall ऑक्सीजन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे 2 लाइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो हाँ मैं बताता हूँ, वो इसीलिए अभी जो मैंने बताया ना डुप्लेट वाला कंडीशन, इसीलिए वो हमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है। वो नीचे लिखा हुआ है, ऑलराइट, आई एम कमिंग टू दैट। सो ऑक्सीजन में जैसे मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके लोन पेयर्स के तौर पर काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। सो इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड्स बना रहा है, 2, और लोन पेयर्स कितने होंगे ऑक्सीजन के पास, तो वो भी 2 होने चाहिए। O3 का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही देखिए कि ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ने मिल करके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ईच शेयर किए हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए यहाँ से। और इस ऑक्सीजन के बीच में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ऑलराइट। सो ओवरऑल अगर आप O3 का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। O3 का थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे आज हम लोग कि क्या कैसे करना है O3, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं, वो आएगा बाद में, दैट इज वन थ्योरी, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक है। NF3 देखो, NF3 में अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन जो है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने, और फ्लोरीन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और ऐसा कुछ हम लोग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो NF3 में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग लोन पेयर, जो भी कपल्स में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स दे आर लोन पेयर्स। CO3 2- का भी स्ट्रक्चर हम लोग अगर देखें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स में से जैसे देखो 4 में से 2 एक ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है, और एक एक इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ना, ये 2 नेगेटिव चार्ज आया है, ये किसी ये एक एक नेगेटिव चार्ज जो है इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग दे दे तो काम बन जाएगा हमारा, राइट। तो अगर हम चाहें तो CO2 सॉरी CO3 2- का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे एक ऑक्सीजन माइनस, राइट। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, बताओ। बोलो क्या डाउट है। आई थिंक आई एम नॉट, आई कैंट हियर यू। अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप चैट में लिखो, दैट वुड बी ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो स्टार मार्क था, जैसे आपने बोला कि स्टार मार्क क्या है, तो ये स्टार मार्क इसी के लिए था कि ईच हाइड्रोजन एटम अटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटिंग इट डुप्लेट्स नॉट ऑक्टेट, ऑलराइट। सो नॉर्मली जो है हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जो है वो डुप्लेट होगा, इसलिए यहाँ पे इट इज वन टाइप ऑफ मिसबिहेवियर कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर हम लोग HNO3 के लिए अगर प्लॉट करें तो HNO3 का भी स्ट्रक्चर जो हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। द रीजन फॉर बीइंग दिस, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस कि नाइट्रोजन जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब एक्सपैंड क्यों नहीं कर सकता है उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेट रूल के। Octet rule does not explain about the bonding or the behavior of the molecule completely, ठीक है। इससे हमें बस ये पता चलेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। वी कैन नॉट से कि बॉन्डिंग कैसा बॉन्डिंग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, राइट। और आइदर ये जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग इस तरीके से क्यों हो रही है, जैसे आपने एक क्वेश्चन अराइज किया कि प्लेनर क्यों नहीं है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आंसर्ड बाय ऑक्टेट रूल, and also it does not help in understanding the formation and the properties of the molecule to a large extent.
सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस इन द ऑक्टेट रूल. फर्स्ट है कि जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल देयर वर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच एग्जिस्टेड but they don't have a complete octet, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3, BF3 और जैसे LiCl अगर हम लोग देखें तो LiCl में लिथियम का जो है वो डुप्लेट कंप्लीट होगा और क्लोरीन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा. सिमिलरली अगर BH2 देखें तो बेरिलियम का अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हो आउटर मोस्ट शेल में तो वो 2 होगा. तो बेरिलियम एक एक इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा. सो हाइड्रोजन का यहाँ डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बेरिलियम के पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. सो सिमिलरली अगर आप BCl3 देखते हो तो BCl3 या फिर BF3 या AlCl3 दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ठीक है, बोरॉन फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो इनमें जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स में जो है ऑक्टेट जो कंप्लीट नहीं होगा, दे विल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. एंड दीज मॉलिक्यूल्स इन विच देयर इज लेस नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम सेंट्रल एटम देखें, मान लो कि बेरिलियम की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट. अगर आप बोरॉन की बात करोगे तो इट विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो दे हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8, ठीक है. तो दिस हैज अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट. सो दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है. दीज आर नोन एज, क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NO2 देखें कि NO2 क्या है, ठीक है, या फिर NO का स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे शेयर करें, क्योंकि नाइट्रोजन चाहेगा कि 3 बॉन्ड बनना है और ऑक्सीजन चाहेगा कि 2 बॉन्ड बनाना है, राइट. तो यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया, ये वाले 2 बॉन्ड्स, राइट. तो ये जो ऑक्सीजन, ये जो नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है. सिमिलरली नाइट्रोजन पे यहाँ पे जो दिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन. Okay, so that's why this is one of the exceptions of the octet rule. Third exception जो आएगा हमारे पास, which is of the expandable octet. See, elements जो exist कर रहे हैं थर्ड पीरियड या फिर उससे नीचे, ठीक है, in and beyond the third period, वो सारे elements can expand their octet because they will have a vacant 3D orbital, right. This is important. 3D orbitals are also available for bonding. That's why they can expand their octet. So इसीलिए नाइट्रोजन जो हम लोगों ने ऊपर वाले केस में देखा था वो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपका 8 इलेक्ट्रॉन से, दिस बिलोंग्स टू 7 पीरियड, सॉरी सेकेंड पीरियड, और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो 8 ही हो सकता है. दिस कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ओके. लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करें, सल्फर की बात करें तो दे कैन इजीली एक्सपैंड देयर ऑक्टेट. अगर हम PF5 देखें तो देखो यहाँ पे जैसे फास्फोरस का अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल 10, नहीं 5 बॉन्ड्स है हमारे पास और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल आपका जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है. सिमिलरली SF6 में अगर आप लोग देखोगे तो SF6 में आपका जो है वो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है. H2SO4 में अगर देखोगे तो H2SO4 में टोटल आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें भी जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. सो दे कैन इजीली मेक such bonds in which they can expand their octet if the element is from the third or it's beyond, मतलब इससे नीचे या फिर थर्ड पीरियड का होना चाहिए, तो 3 4 5 कोई सा का पीरियड का हो, ये सब जो है एक्सपैंडेबल ऑक्टेट शो करते हैं. ऐसे कंपाउंड्स जो एक्सपैंडेबल ऑक्टेट शो करते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, ओके. इनके पास जो है there is more number of electrons in their valence.
राइट। अपार्ट फ्रॉम 3s एंड 3p कहने का मतलब है कि 3s और 3p के अलावा 3d भी है, ठीक है। 3s और 3p तो है ही, लेकिन 3d भी है जो कि वेकेंट है, राइट, जो कि वेकेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ जो जितना भी एक्सपैंडेबल ऑक्टेट के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो आपके जो है वो 3d में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनका ये कहने का मतलब। Right. So it is quite clear that octet rule is based upon the chemical inertness of the noble gas, जैसे कि हम बात कर रहे थे. However, some noble gases like xenon and krypton combine with oxygen and fluorine. ठीक है, इनका ये भी रूल जो है वो फेल हो गया। इनको लगा था कि जो नोबल गैस है वो कभी भी कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे या बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जिसमें जेनॉन और क्रिप्टन ने बॉन्ड्स बनाया था और उसके कंपाउंड्स जो है वो नाउ दे आर नोन। सो दिस इज नॉट अ completely correct law to or completely correct theory to give so that we would know कि bonds कैसे बन रहे हैं। तो clearly there is a need of advancement in this theory. All right, so this theory also does not account for the shape of the molecules. कैसे predict करेंगे? How could we know, right? So it has no such theories about that. It also does not explain the relative stability of the molecules कि ये molecule क्यों exist करता है, ये molecule क्यों नहीं exist करता है, right? So these kinds of questions started arising after the what can I say कि after the Lewis dot structure. So अभी कुछ टास्क करते हैं, अभी हम लोग कुछ लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, आप भी करके देखिए साथ में और मुझे बताइए कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल HCN, ठीक है। देखो एक एक मैं बता देता हूँ HCN कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला आप लोग करना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मुझे आता ही है, मुझे पता है आप लोगों को आता है। सो आई हैव कार्बन जिसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर शेल, नाइट्रोजन जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर शेल, ठीक है, और हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो पहले कंप्लीट कर देते हैं, राइट, डुप्लेट। उसके बाद कार्बन का देखते हैं। नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसको और कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और रिक्वायर्ड है, दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट। सो अगर ये अपना 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है तो इसके पास 3 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट। तो बचे हैं कार्बन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन्हीं को शेयर कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स शेयर इट, कहाँ गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, राइट। सो ऐसे आप लोग जो है लुइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला करके देखिए PCl3। Phosphorus belongs to nitrogen family, so it would be very helpful अगर आप जो है एटम्स का पोजीशन पता कर पाओ कि कौन से पोजीशन में है। शेप नहीं पूछ रहा है, बस स्ट्रक्चर बना दो, शेप है बाद में देखते हैं। अभी समझ रहे हो ना, अभी तो आपने पढ़ लिया, किसी ने अगर मान लो नहीं पढ़ा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ एग्जैक्ट, बस मुझे इतना ही चाहिए। आपको क्या क्या करना है ये देख लो। आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मुझे बताइए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है, और लोन पेयर कितने हैं, है ना, और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ओके। ये 3 चीज बताना है मुझे, ठीक। तो PCl3 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं,
3 आ रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, लोन पेयर फॉस्फोरस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्लोरीन में कितने बचेंगे लोन पेयर? 3 लोन पेयर। पाई बॉन्ड्स है क्या? नहीं, पाई बॉन्ड्स नहीं, ठीक है। तो बस ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट डॉट दिखाना चाहिए था, डॉट डॉट नहीं दिखाया। एनीवे, सो नॉर्मली हम जो सेंट्रल एटम्स के साथ ही से चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं NO3 माइनस। हाँ, इसका देखिए ड्रॉ करके। कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है? पाई बॉन्ड लो, तीन सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ओके। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना आ रहा है? हम्म, 0 लोन पेयर आ रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड बताओ, कोई पाई बॉन्ड 3 बता रहा था, किसी का और कुछ आ रहा है? 2 पाई बॉन्ड आ रहा है ना? बिल्कुल, चलो देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है इसका, फाइन। अब आपने जो स्ट्रक्चर देख बनाया है वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। आपने कुछ ऐसा किया होगा जो कि 3 पाई बॉन्ड बोल रहा है, नॉर्मली आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आई गेस। और किसी ने कुछ ऐसा ड्रॉ किया होगा, ठीक है। इसकी वजह से जो है इस स्ट्रक्चर की वजह से आपका जो है 2 पाई बॉन्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो सोचने की है कि अगर आपका सेकंड वाला स्ट्रक्चर सही है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि नाइट्रोजन के पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 होने चाहिए, क्योंकि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं नाइट्रोजन में, कितने हैं? 5 बॉन्ड्स बनाया है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसको हम एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड O माइनस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दे करके आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं, ऑलराइट। ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर गलत है, और ये भी स्ट्रक्चर गलत है। ये स्ट्रक्चर गलत क्यों है वो समझ में आ होगा, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन पे अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो वो बकायदा टोटल कितना हो गया, 6 इंटू 2 12 और तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो ये गिवन स्ट्रक्चर है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, राइट। ऑलमोस्ट सेम क्या, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है।
ये जो हमने एरो यूज किया है, दिस एरो इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, इसको भी बोल सकते हैं। और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर जो है वो शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फीचर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बाय द एटम्स, लेकिन अगर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर शेयर्ड बाय ओनली वन एटम, ठीक है। सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल क्या बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कब बनाते हैं, ये तब बनाएंगे जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे इस केस में कि नाइट्रोजन का मैंने देखा कि भाई नाइट्रोजन के पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और ऑक्सीजन के को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन को तो एक जगह से डबल बॉन्ड मिल गया, लेकिन दूसरी जगह से उससे एक ही इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा जो कि शेयरिंग में बेसिकली, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, वो नेगेटिव चार्ज से। चलो, तो इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। पूरे कंपाउंड में टोटल चार्ज कितना है, -1, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो अब -1 तो आ गया। अब एक जो ऑक्सीजन बचा है उसका मैं क्या करूं, कैसे करूं इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो इस केस सिनेरियो में हम लोग जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज करते हैं कि इसको हम लोगों ने नाइट्रोजन के लोन पेयर को जो है टेम्पोरली डोनेट किया है, ठीक है। दैट इज नॉट अ परमानेंट डोनेशन, इट इज अ मोमेंटरी। हाँ बोलो। बताया ना आपको कि अगर ऑक्सीजन उससे बॉन्ड बनाएगा तो आप नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो ना, पता चल जाएगा आपको, राइट। एक्सपेंडेबल ऑक्टेट हो जाएगा इसका तो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आप कुछ इस तरीके से बोल रहे हो ना, राइट। बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब अभी इस केस में अगर आप देखो कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आउटर मोस्ट शेल में, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फॉर एवरी बॉन्ड देयर वुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, right? So this is going to violate its octet, या octet rule will be not valid, fine। तो ये केस जो है वो नहीं, पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वही मैं कह रहा हूँ कि अब जब पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है तो उस केस सिनेरियो में जो है हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेल्प करेगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसमें, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी है थोड़ा बहुत हमारे पास कंटेंट, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ लोन पेयर डोनर एटम एंड अ लोन पेयर एक्सेप्टर एटम, ठीक है, या फिर एटम्स विच हैज वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और एटम्स हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल्स। जैसे ऑक्सीजन के पास था, हमारे पास NO3 माइनस वाले केस में ऑक्सीजन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, सो इट मींस दैट इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने चाहिए कंप्लीट करने हैं बॉन्डिंग
के बाद, राइट। सो वो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, एक हमें लोन पेयर डोनर एटम चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, विच इज कॉमनली नोन एज लुईस बेस। लुईस बेस क्या है? लुईस बेस क्या होता है? those compounds या those species which have a tendency to donate lone pair, ठीक है, they are Lewis base, fine। और लुईस एसिड क्या होता है? those compounds which have a tendency to accept lone pair, ठीक है, so they are lone pair acceptor, fine। So in this bond electrons are contributed by only one atom and is unequally distributed between the atoms, राइट। सो जो डोनर होगा वो इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जो एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। तो नॉर्मली ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन रिच एटम से और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। सो ये जो ट्रांसफर दिख रहा है आपको एरो का, ये एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ए, ठीक है। ये जो डबल एरो का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपको जो है जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं बताऊंगा एक बार फिर से। अगर ये डबल एरो आता है ऐसे, ठीक है, तो इट मींस दैट टू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, राइट। और अगर सिंगल एरो आता है तो इट मींस दैट इट हैज वन इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर किया। ऑलराइट, सो ये जो एरो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटिव बॉन्ड, ऑलराइट। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा स्मार्टली ये काम कर सकते हैं कि जहां पर भी हमें ऐसा डेटिव बॉन्ड दिखे, ऐसे डेटिव बॉन्ड को हम लोग इक्विवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट बॉन्ड? कि दैट विल रिप्रेजेंट अ डेटिव बॉन्ड, ठीक है। कि इस मान लो कि मुझे डेटिव बॉन्ड नहीं दिखाने का मन है, मुझे एरो दिखाने का मन नहीं है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से यूजर पे डिपेंड करता है कि आपको एरो दिखाना है कि आपको एरो नहीं दिखाना है। अगर मान लो मुझे एरो नहीं दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है विच हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, उस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, राइट। इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, है ना। समझ में आया ये पार्ट? आगे बढ़े, ठीक। इसी को लेकर के, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलो ऊपर वाले में डिस्कस कर लेते हैं कुछ जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, which is NO3 माइनस, ठीक है। अब ये देखिए कि NO3 माइनस को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। इसका एक और तरीका है ड्रॉ करने का, दैट I should convert this into equivalent structure by converting the dative bond। और इस dative bond को कैसे convert करें हम लोग? जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, नाइट्रोजन ने दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। तो इस तरीके से भी जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, राइट। इसी पर कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के ऊपर, जैसे NH4+, इसका ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। एंड यूज लिटिल बिट हिंट, यूज कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करिए।
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्ट्रक्चर राइट। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, सो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था वही लोन पेयर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज हो गया है। इसको अब हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं। एक बार आप बना करके देखो, जिस जिस नाइट्रोजन ने या फिर जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर पॉजिटिव लगाइए, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज लगाइए। ठीक है, तो आपको, हाँ, हाइड्रोजन ले रहा है, दे नहीं रहा है, हाइड्रोजन कैसे देगा? हाँ, तो उस पे नेगेटिव चार्ज लगेगा, राइट, है ना? सो जो, हाँ H प्लस है, एग्जैक्टली। सो इसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 फिर जा करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, और हाइड्रोजन प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पे एक प्लस आया होगा और एक माइनस आया होगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस जो है वो कैंसिल, दे विल कैंसिल ईच अदर आउट। ठीक है, तो इसको हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली बस ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, N3 माइनस का बताइए स्ट्रक्चर कैसा होगा? राइट नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू मेक स्ट्रक्चर्स, दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। जैसे जैसे हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म कर रहे होंगे तो आप लोगों को जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जस्ट ट्राई कि कैसे होना चाहिए, यू विल हैव टू सी कि मैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। सो evidently that is what we are doing, we are distributing the electrons between atoms. नेगेटिव, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे और ये ऐसे, है ना, ये कह रहे हो। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी है, किसी का और कुछ आया है? नहीं, ओके, तो देखिए अगर मैं इसको इक्विवेलेंट चेंज करता हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं पहले, तो कैसे चेंज होगा? सो नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दैट इज गोइंग टू मेक इट 2 माइनस, है ना, सही है, राइट। सो यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन कि जब भी हम कंपाउंड बनाएंगे ना, उस कंपाउंड में कोई भी एटम पे -2 चार्ज या माइनस या +2 चार्ज, ठीक है, मतलब +1 या -1 से ज्यादा चार्ज नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक दैट कंपाउंड मोर अनस्टेबल। राइट, अगर एटम्स में नेगेटिव चार्ज आ रहा है -2 इनफैक्ट, या फिर +2 आ रहा है एक किसी गिवन कंपाउंड में, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिएक्टिव,
ऑलराइट, दिस इज अ गुड गेस, ठीक है, लॉजिकल गेस है आपका, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने जो रीजन मैंने बोला कि अनस्टेबल हो जाएगा ये कंपाउंड, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका एक और अरेंजमेंट मैं सोच रहा था कि कोई और दे एक और अरेंजमेंट, तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, लेकिन दिस इज एन अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, डेफिनेटली मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सही है, हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लेटर ऑन हमारे पास जो केसेस आएंगे या फिर जो भी थ्योरीज आएंगे ना, वो सारी थ्योरीज इस ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो है वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, सो वी शुड नॉट स्टार्ट मेकिंग सच प्रैक्टिसेस। ऑलराइट, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा देता हूँ कैसा स्ट्रक्चर है। सो एज आई सेड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, आप कैसे कर रहे हो। सो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, देखो। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें बनाए इसका इक्विवेलेंट, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव, फिर जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। सो इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर विच यू हैव सेड। ऐसा नहीं है कि वो उस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है आपने बोला, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है इस स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करेगा, बट क्या बोले कि इसका एग्जिस्टेंस जो है, इस मॉलिक्यूल का जो एग्जिस्टेंस है इस स्ट्रक्चर में वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस -2। ठीक है, सो एनर्जी वाइज अगर इन दोनों में देखें तो जो है आपका, अच्छा एक और पॉजिटिव चार्ज भी आना चाहिए ना, ये ज्यादा जो है ये ज्यादा स्टेबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए N2O4 का बनाइए, N2O4 कैसे बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बन जाएगा। चलो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज वी कैन से इट एज n
O2 होल ट्वाइस। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे लिए जो काम है। हमें NO2 का जो है वो स्ट्रक्चर पता होगा, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको एक और नाइट्रोजन से कनेक्ट कर देते हैं और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, बचा हुआ जो है हमारे पास एक एक ऑक्सीजन होगा सबके पास, तो वो सारे जो ऑक्सीजन है उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर बचा हुआ होगा। ठीक है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, है ना। अब देखो काम कितना आसान हो गया हमारे लिए NO N2O4 बनाने का, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स से, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता तो देन वी वुड हैव थॉट समथिंग एल्स। ठीक है, उससे थोड़ा और सोचना पड़ता। अब जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड सोचने के बाद हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करके सिंपली इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना और चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए आसान हो गया है। ओपेक नेगेटिव, ओपेक नेगेटिव, नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव, राइट। अब ये चीज आप ये देखिए कि नाइट्रोजन पे एक चीज आप ये गौर करना कि नाइट्रोजन का जैसे ही 4 बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन के जैसे ही 4 बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने जहां जहां पे भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनाए हैं वहां पे हमने जो है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, जैसे NH4 प्लस, तो जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, राइट। NO3 माइनस, NO3 माइनस में इसमें जब कन्वर्ट किया था हम लोगों ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था उसमें फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, राइट। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जो पॉजिटिव चार्ज आता है किसी एटम पे, सो दैट पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटिंग वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, कि उसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ होगा, लेकिन जो नाइट्रोजन है यहाँ पे उस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ वेकेंट ऑर्बिटल, राइट। नाइट्रोजन पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं बस सिंपली ये बोलूं, जैसे मैं दिखाता हूँ सोडियम प्लस, जैसे मैं बोलता हूँ Na प्लस, ठीक है, सिर्फ एटम्स को आयंस बना दिया, कैटायन बना दिया स्पेसिफिकली, तो सोडियम प्लस, सो दैट पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटिंग वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन पे प्लस बोले तो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ वेकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस बॉन्डिंग में, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग वेकेंट ऑर्बिटल। ओके, दिस इज नॉट वेकेंट ऑर्बिटल। वाई, कोई बोलेगा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो दिक्कत ये है कि अगर आप नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल काउंट करोगे तो अभी 8 हैं, इससे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, हालांकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोले, राइट। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ विच इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। ठीक है, जो चार्ज हम फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। दिस इज अ वेरी लेम डेफिनेशन, यू शुड नॉट यूज इट इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स और एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। इट इज जस्ट सो दैट यू कुड रिमेंबर कि व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, राइट। फॉर्मल चार्ज इज अप्लाइड टू दोज एटम्स इन अ कंपाउंड जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के बावजूद भी हम लोग चार्ज देते हैं। ठीक है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि परमानेंट चार्ज है तो उसको फॉर्मल चार्ज नहीं बोलेंगे, परमानेंट चार्ज को भी फॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी के लिए, स्पेसिफिकली जो फॉर्मेलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है या जो चार्ज आया है उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, सो फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज कब जनरेट होता है, कब हम लोग समझेंगे कि फॉर्मल चार्ज आएगा। तो फॉर्मल चार्ज तब आएगा जब आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये भी सुन लो, ये
फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आया है दैट वाज बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जब हम लोगों ने इक्विवेलेंटली उसे सिग्मा बॉन्ड के तौर पर लिखना स्टार्ट किया तो हमें वहां से चार्जेस देने पड़े एटम्स को इन दैट कंपाउंड, जो कि अभी हम लोग करते आए हैं इतने टाइम से। ठीक है, इतने टाइम से हम यही कर रहे हैं। जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया था यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में, राइट, यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया था, इसमें जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया था, दे आर ऑल बट नथिंग, दे आर formal charges. All right, so what we can say is this is formal charge. ठीक है, अब डेफिनेशन में आएंगे क्या होता है फॉर्मल चार्ज, इसी क्लास में हो जाएगा, बट फर्स्ट लेट्स ड्रॉ N2O5। N2O5 बना करके देखो क्या डिफरेंस आएगा N2O4 में और N2O5 में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा ये मुझे बताइए बस। फिर से बोलो, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा देते हैं, राइट। अब यहाँ से मुझे तो दिख रहा है कि नाइट्रोजन और फर्दर बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, ये भी नाइट्रोजन फर्दर और बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, तो क्या करना है कि ऑक्सीजन क्योंकि दो बॉन्ड्स बना सकता है, इसलिए दोनों नाइट्रोजन के बीच में अगर हम एक ऑक्सीजन लगा दें तो बहुत बढ़िया बात है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो N2O5 हमारे लिए जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऐसे, राइट। अब आप मुझे जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले आप सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करिए और ये मुझे बताइए कि इसमें फॉर्मल चार्ज कितना आएगा ऑक्सीजन में। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं फॉर्मल चार्ज वही कह रहा हूँ कि जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना तो जो चार्ज लगाते हैं उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेक करिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और बताइए कि क्या चार्ज आना चाहिए। फॉर्मल चार्ज इस नाइट्रोजन पे बताइए, फॉर्मल चार्ज इसका बताइए और फॉर्मल चार्ज इसका। क्या होगा फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का, क्या होना चाहिए फॉर्मल चार्ज, बोलो। क्या होना चाहिए? -1 है ना, -1 होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, फॉर्मल चार्ज होना चाहिए आपका -1। इस नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए फॉर्मल चार्ज? +1। इस नाइट्रोजन का +1। ठीक है, और इसका भी -1 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना, सो ये फॉर्मल चार्ज क्यों आता है ये तो क्लियर है, राइट। फॉर्मल चार्ज आपका जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की वजह से आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा H3PO4। ये ड्रॉ करके देखिए H3PO4। सर ये जो हम माइनस और प्लस बैठा है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं नहीं नहीं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे माइनस? ना ना ना, वो इसकी वजह से जो डोनर है उस पे पॉजिटिव और जो एक्सेप्टर है उस पे नेगेटिव, और कोई रीजन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बीच में मतलब है, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा इधर।
H3PO4, H3PO3 और H3PO2। इसमें भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का जो है वो यूज कर सकते हो, है ना। सो H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसे प्लॉट करेंगे। फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है। बन गया ना। और चेक कर लो, ये होना चाहिए फॉस्फोरस से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि वो ऑक्सीजन से भी ले सकता है, लेकिन अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन को फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो कहीं और नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम नॉर्मली ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन अगर हो तो उसे जो आपके सराउंडिंग एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स देना ज़्यादा प्रीफर करता है, ठीक है। अगर ऑफ कोर्स अगर मतलब और कोई चॉइस नहीं है तो, अगर और कोई चॉइस है तो फिर हम लोग सेंट्रल एटम से भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, क्या कन्वर्ट करना है हमें, जो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो अब देखिए कि इसमें तो कोई फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस का जो है वो आपका एक्सपैंडेबल ऑक्टेट हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे जो है हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें बस जो है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसीलिए इसको जो है वो हम पाई बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। कब दिखा सकते हैं, इफ द सेंट्रल एटम हैज एक्सपैंडेबल ऑक्टेट, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए हमारे पास, स्टेटमेंट ये होगा कि if central atom
has expandable octet, then a dative bond is equivalent to double bond. अच्छा ई नहीं होगा क्या? शायद सर OCTT होगा। OCTT, अच्छा अच्छा ठीक, OCTT, हाँ OCTT ठीक। So if the central atom has expandable octet, then a dative bond is equivalent to a double bond। क्योंकि यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड में अगर मान लो हम लोग करते भी तो फॉस्फोरस को पॉजिटिव चार्ज देते, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देते, तो जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज वो फॉस्फोरस को फिर बैक डोनेट किया जा सकता है, फिर से डोनेट किया जा सकता है। ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस को दे सकता है बिकॉज फॉस्फोरस के पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल खाली है, राइट, मतलब वेकेंट 3D है उसके पास। सो ये काम जो है हम लोग तभी कर सकते हैं जब सेंट्रल एटम्स में हमारे पास एक्सपैंडेबल ऑक्टेट। जैसे ये केस हम लोग जो है वो H2SO4 में भी देखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए यूजिंग डेटिव बॉन्ड और फिर उसको कन्वर्ट कीजिए इनटू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, हाँ बोलो। सर मेरा अभी थोड़ा नेटवर्क चला है, आप वो H3PO4 के बारे में समझा दीजिए। ये देखो ये बना हुआ है H3PO4 का, यही स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन में दिख रहा है, राइट। तो यही स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वही मैं स्टेटमेंट बता रहा था आपको कि अगर सेंट्रल एटम एक्सपैंडेबल ऑक्टेट का होगा तो हम लोग जो डेटिव बॉन्ड है उसको डेटिव बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डबल बॉन्ड्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे कन्वर्जन है। आप मैसेज कर दो मुझे, आपकी आवाज एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दे रही, आप एक बार मैसेज यूज करो, शायद आपका कनेक्शन स्लो है। सर हाँ सर H2SO4 वाला स्ट्रक्चर मैंने जैसा बना एक बार बोल रहा हूँ। हाँ बताओ सर फिर दोनों साइड पे डबल बॉन्ड O, फिर उसके साथ कनेक्टेड H और ऊपर नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O और O। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सो H2SO4 का भी स्ट्रक्चर जो है हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा H2SO4 का स्ट्रक्चर, जैसे आपने बताया बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। तो सल्फर सिंगल बॉन्ड O इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, राइट, ये स्ट्रक्चर। सो हाँ हमें पता है कि वी नो दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट कि सल्फर बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली। सो सल्फर के पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 6। तो अगर सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो सल्फर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने 2, जो कि इसने किया है ऑक्सीजन के साथ और दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और बाकी के जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना रहे हैं। लेकिन सल्फर के पास जो 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होंगे, दोज लोन पेयर्स विल बी डोनेटेड टू द रिमेनिंग ऑक्सीजन्स, क्योंकि हमें पूरा का पूरा जो है सेफ रखना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को सारे एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। सो इन अ वे जैसा हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है it is a momentarily transfer of 2 electrons from one atom to other atom, all right।
तो इसको अगर हम लोग इक्विवेलेंट देखें, इक्विवेलेंट से कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे सल्फर का एक्सपैंडेबल ऑक्टेट है तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग कब कर रहे हैं? ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये हम लोग तभी करेंगे जब हम लोगों के पास सेंट्रल एटम एक्सपैंडेबल ऑक्टेट का हो। सेंट्रल एटम एक्सपैंडेबल ऑक्टेट कब शो करता है? जब वो थर्ड पीरियड या उसके नीचे का बिलोंग करता हो। ठीक है, थर्ड पीरियड या उससे नीचे का, राइट, सेकेंड पीरियड वाले नहीं करेंगे ऐसे, राइट। H3PO4 का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया था, H3PO3 का बना के देखिए क्या होगा। H3PO3 सर 20 से 3 को OH जुड़ा होगा, वो डबल बॉन्ड O वाला नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला नहीं होगा। अच्छा ऐसा है क्या? आई थिंक होना चाहिए डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, राइट। डबल बॉन्ड वाला होगा, सिंगल बॉन्ड वाला चला जाएगा। नहीं, 3 तो सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए। 3 सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे फिर। हाँ सर, ऐसे H3PO3 बोला ना? हाँ H3PO3 बोला, हाँ ऐसे आप बना रहे हो ना, ऐसे। ठीक, ये ना, हाँ ठीक, हाँ सर। और यहाँ पे एक लोन। ठीक है, so that is good. So this was the expected structure of H3PO3. Alright, हमने H3PO4 का भी स्ट्रक्चर देखा है जो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये कंपाउंड हमें कैसा दिख रहा है? ये कंपाउंड हमें दिख रहा है एसिडिक। ठीक है, क्योंकि ये H+ डोनेट कर सकता है दोनों के दोनों कंपाउंड्स, राइट। सो दे आर called as Arrhenius acid. राइट, जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे या एक्वस सॉल्यूशन जब इसका बनाएंगे तो हमें H+ मिलेगा इससे। ठीक है, सो स्ट्रक्चरली दे लुक एज कि ये बेस होना चाहिए क्योंकि आपके पास OH है, बट दैट इज नाउ हाउ इट हैपेंस। ओके, जब भी आपके पास कोई बेस होगा जो OH- दे रहा होगा तो इसका ये मतलब है कि कैटायन भी बनना चाहिए, एंड एविडेंटली द कैटायन शुड बी मोर स्टेबल, राइट। जैसे कि अब हम लोग NaOH की बात करें। ठीक है, अब NaOH जो है आपका वो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है और OH- में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो सोडियम प्लस कैन एग्जिस्ट बट फास्फोरस प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। रीजन इसका क्या है? हमने देखा था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर क्या है इन द पीरियड। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। या यूं कहें कि केटायन बनने की टेंडेंसी, केटायन बनने की टेंडेंसी कहाँ दिखी थी हमें ज्यादा? टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि मेटल्स थे सारे के सारे। ठीक है, तो मेटल्स विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन नॉन मेटल्स हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे जो PO बॉन्ड के बजाय, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बजाय आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग H3PO4 को देखें तो इसमें जो है वो 3H+ ये प्रोड्यूस करता है एक मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस 3H+। कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, यू कैन सी दैट। ठीक है, अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा H3PO3 का, ठीक है, तो वो H3PO3 का स्ट्रक्चर में जब हम लोगों ने चेक किया
तो इसमें वन मॉलिक्यूल was showing to produce two ions of H plus only. So that represents कि ये जो structure है, this structure is not true. Alright. So अब हम क्या करें, ये स्ट्रक्चर गलत, ये तो स्ट्रक्चर सही नहीं आ रहा है, गलत तो नहीं बोल सकते क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इट इज नॉट अ रॉन्ग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन एक्सपेरिमेंट के डाटास के बेसिस पर भी हम लोगों को स्ट्रक्चर जो है कभी कभी चेंज करना पड़ेगा। एज आई सेड कि इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस 3H प्लस मॉलिक्यूल्स, तो 2 ही H प्लस प्रोड्यूस होगा, एक H प्लस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब है कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो देखिए। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि फॉस्फोरस को तो नॉर्मली कनेक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, तो जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, ऑलराइट, और इस हाइड्रोजन को मैं फॉस्फोरस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फॉस्फोरस को कनेक्ट कर दिया और इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया, ऑलराइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नाउ हम ये कह सकते हैं कि जो H3PO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ है उससे, या फिर जो भी एक मॉलिक्यूल जो है इसमें आपका 2 आयंस ऑफ H प्लस विल बी प्रोड्यूस। ये H प्लस जो है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा कि सर ये H प्लस क्यों नहीं निकल रहा, तो यू शुड नो कि पोलैरिटी के हिसाब से जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैटर करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोगों ने देखा था, HF, HCl, HBr, HI, इनमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वैरी हो रहा था। इसकी वजह से जो है HI जो है आपका वो सबसे बेटर एसिड था जो कि आसानी से H प्लस डोनेट कर रहा था। सो यहाँ से ये जो H प्लस है वो जल्दी से नहीं निकलेगा, रादर जो है ये देखा गया है कि दिस इज अ डाई बेसिक एसिड, ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक का मतलब, डाई मतलब 2, बेसिक मतलब H प्लस डोनेट करने की कैपेसिटी, ठीक है, कि डाई बेसिक का मतलब 2 H प्लस डोनेट करने की कैपेसिटी है। अगर मैं HCl बोल रहा हूं तो दिस इज अ मोनो बेसिक एसिड HCl, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस डोनेट कर सकता है। अगर हम H3PO4 के बारे में बात करें तो H3PO4 इज कॉल्ड एज ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस डोनेट कर सकता है, इसलिए दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड, ऑलराइट। H3PO3 क्या होना चाहिए, इट इज डाई बेसिक एसिड, ओके। अगर मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि H3PO2 इज मोनोबेसिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, बना के देखो लो, मोनोबेसिक एसिड, ये डाटा मैंने आपको दे दिया। चलो H3PO2 इज मोनोबेसिक एसिड, मतलब इससे एक H प्लस निकलना चाहिए बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो H3PO4 के लिए हम लोग H3PO2 के लिए क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और बाकी 2 हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज मेकिंग इट मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ये सब स्ट्रक्चर बनाइए, SOCl2 का बनाकर देखिए क्या आएगा SOCl2 का स्ट्रक्चर।
लोन पे आएगा किसमें? दो Cl2 सिंगल बॉन्ड Cl2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर के साथ ना। हाँ, तो आपके पास एक लोन पेयर बच जाएगा सल्फर का। सो ऐसे आप बना रहे होगा, आई थिंक सल्फर, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए या एक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन, राइट। अब ऐसी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना सकता है, ये हम इसके ग्रुप्स के बारे में भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप 2 बॉन्ड बना सकता है, फिर फ्लोरीन ग्रुप 1 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ग्रुप 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम उनके ग्रुप्स के लिए भी बोल सकते हैं। हालांकि बात अलग है कि थर्ड पीरियड और उसके नीचे जो है हम उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। सो बट दैट इज अनदर मैटर ऑफ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन आप कैसे करोगे वो उस पर मैटर करता है। सो सल्फर के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, उसमें से एक लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया जाएगा एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, विच इज सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन और ये क्लोरीन, और यहाँ पे एक लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। व्हाट अबाउट SO2Cl2? हाँ एग्जैक्टली, एक और डबल बॉन्ड। सो यहाँ से एक ऑक्सीजन और डोनेट कर जाए, बचा हुआ है ये तो डोनेट हो जाएगा यहीं से। तो ये हो गया आपका SOCl2, राइट। H2O2 ड्रॉ करके देखिए, आई गेस पहले भी देख रखा है आप लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर है H2O के, H2O2 OH बॉन्ड OH ऐसा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही है। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, H2O2 आपका ऐसे एग्जिस्ट करेगा, H2। ओके, इसमें जो ऑक्सीजन के पास है वो लोन पेयर्स होंगे, 2 लोन पेयर्स, ये 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। इसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ठीक है, या इनफैक्ट किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड रहेगा सिग्मा बॉन्ड, दैट इज नोन एज परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, परऑक्सी, एक्स है ये वाला, परऑक्सी लिंकेज, राइट। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होता है। इसका फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर्स हैं कि इट इज अनस्टेबल बॉन्ड, राइट। इसका रीजन क्या है? फॉर इट्स अनस्टेबल नेचर, ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर्स आपस में रिपेल कर रहे होंगे। तो नॉर्मली व्हाट विल हैपन कि H2O2 जो है वो आपका ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये आपका एक प्रोड्यूस करता है एक नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये नॉर्मली रिएक्शन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H2O2 कन्वर्ट्स इनटू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई H2O2 विल हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है आपका यूज होगा फर्दर ऑन इन ऑक्सीडेशन, ऑलराइट। सो नॉर्मली द peroxy linkage has a unstable nature, and the reason is the lone pair repulsion, alright, and they will have a tendency to oxidize, fine। H2SO4 का देख लिया, H2SO5 का देखिए, H2SO5 अच्छा ठीक है, H2SO5 को बना लिया, ओके। सो
डबल बॉन्ड दो ऑक्सीजन होगा। हाँ, तो उसमें भी परऑक्सी लिंकेज दे रहे होंगे आई गेस, है ना? परऑक्सी लिंकेज आ रहा है ना? नहीं, ठीक। सो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज बोल देते हैं। क्या क्या? सर सिंगल बॉन्ड O से H कनेक्टेड और इधर सर OH कनेक्टेड, ऊपर दो O। सल्फर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन कनेक्टेड, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कनेक्टेड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सर लेकिन फिर एक ऑक्सीजन बच जाएगा, है ना? नहीं सर, अगर इधर हाँ, एक काम कर सकते हैं हम लोग, परऑक्सी लिंकेज लगा सकते हैं, नहीं? हाँ सर, तो यहाँ से हम लोग एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा H2SO5 का, ठीक है? इसमें भी परऑक्सी लिंकेज। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अब देखें कि नॉर्मली क्या होता है कि परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना आएगा, एक बार चेक करके देखो तो। अगर मान लो हमने सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो आई गेस मैंने आपको ये बताया था कैसे होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर एक -1 चार्ज देंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर एक +1 चार्ज देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन कि कितना बॉन्ड तोड़ रहे हो। हम यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं इसीलिए -1 +1 चार्ज आ रहा है। डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वो -2 +2 आएगा। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसमें इसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्यों -1 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करें तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन में -1 चार्ज आएगा, ठीक है? तो हम ये एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं दैट द परऑक्सी लिंकेज has oxidation state of oxygen equal to -1, ठीक है? परऑक्सी लिंकेज जो जो जिस भी कंपाउंड में होगा उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1 होगा, राइट? अदरवाइज नॉर्मली जो अगर आप लोग देखो तो -2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? तो फिलहाल के लिए तो इतना ही है। CO3 2- का आप लोग एक बार ड्रॉ करके देखना, ठीक है? और फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में इस कंटिन्यू करेंगे, डबल बॉन्ड हो और सी के साथ सिंगल बॉन्ड हो, इस साइड में भी सिंगल बॉन्ड होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और O पे नेगेटिव चार्ज, नहीं ऐसे? हाँ सर, हाँ बिल्कुल 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 सही। हम और इसके बारे में जो है इसके बाद में हम लोग जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक का जो मैं नोट्स है वो आपको दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग जो है फर्दर ऑन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस, ऑलराइट? अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू। हाँ।